हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान, खान सर का बुक। ठीक है, देखिए पार्ट कितना है। आज का जो पार्ट है वो हो जाएंगे, आज का पार्ट अपना 47 और पेज नंबर 7 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस बुक को खोल लीजिए, खोल के बैठ जाइए और पेज नंबर 7 निकाल के उत्तर वैदिक काल में आ जाइए। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से खान सर की बुक में लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल 1000 से कितना 600 ईसा पूर्व। ठीक है, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णायक एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, है ना, कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमेशा की तरह इस चैनल का मात्र एक ही मकसद है कि आप लोगों को जो हिस्ट्री है उसे क्या करें, एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी सुना के, एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुना के आपको जो भी चीज़ें हैं उसे याद करवाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे लाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं हुआ। तो बस मात्र एक बार हमको चांस दीजिए समझाने के लिए। बाकी आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आरव आज अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ रहा था, उसमें एक नया शब्द आया, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखिए वो थोड़ा उलझ गया और भागा भागा अपने दादाजी के पास पहुंचा। अभी ध्यान नहीं देंगे, देखिए कह रहा है, दादाजी ये उत्तर वैदिक काल क्या होता है, इसमें क्या खास बात थी। दादाजी देखिए कैसे देख रहे हैं इधर। दादाजी हंसते हुए कह रहे, अरे बेटा चल मैं तुझे एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ कि उत्तर वैदिक काल क्या होता है। देखिए अब यहाँ से हम लोगों की स्टोरी समझने की चीज़ें आ गई, हम लोगों को समझने का। यहाँ अगर हम लोग समझ लेंगे इस स्टोरी को, वो तो सिर्फ ऐसे ही मजाक था, यहाँ समझ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मज़ा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कहता है ये कहानी है लगभग 3000 साल पहले की। दादाजी कह रहे हैं ये कहानी है लगभग कितना, 3000, देखिए करा 3000 साल पहले की, जब भारत में एक नया समय शुरू हुआ। उस समय को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तर वैदिक काल। आज हम लोगों की स्टार्टिंग हो रहा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। वेरी गुड। समय कितना, 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए फिर कह रहा है, इस समय 3 बहुत खास किताबें बनी। किस समय, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, किस समय सर, यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर वैदिक काल में 3 वो खास किताब जो हैं, खास किताबें बनी। पहला का नाम है सामवेद, जिसे गाकर पढ़ा जाता था, है ना, जो गायकी होता है ना, सारे गायकी इसी में आ जाते हैं, सामवेद में। ठीक है, अब यजुर्वेद की जब बात करें तो जिसमें यज्ञ करने के नियम, विधि, कैसे यज्ञ करना चाहिए, क्या क्या कब चढ़ाने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तो यजुर्वेद पढ़ के आप पंडित जी बन सकते हैं और यज्ञ अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे कह रहा है अथर्ववेद, जिसमें जड़ी बूटी, टोने और इलाज की बातें थी, है ना। तो इस अथर्ववेद किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, जड़ी बूटी लिखा हुआ है कि इसका कैसे यूज करना है, टोने टोटके के बारे में लिखा होता है ना, डाइन टोटका कर देती हैं, है ना, डाइनी भूतनी, सब कुछ इसमें लिखा गया है। इलाज के बारे में भी, मतलब चिकित्सा के बारे में भी अथर्ववेद में, जब आप अथर्ववेद पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के तीनों समझ में आ गया। इसमें क्या, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, यज्ञ कैसे करना है, इसके कुल नियम विधि लिखा गया है यजुर्वेद किताब में। इतना याद रखिए, किताब में क्या लिखा गया है, यजुर्वेद किताब में यज्ञ से संबंधित सारे रूल नियम लिखे गए हैं, कैसे यज्ञ करने हैं। सामवेद में गीत कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, मतलब गीत के बारे में, है ना, गायकी के बारे में सब कुछ लिखा गया है सामवेद में, है ना। अब आएंगे अथर्ववेद में तो इलाज के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी लिखा गया है, जड़ी बूटी के बारे में, टोना टोटका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा और भी किताबें बनी, 3 गो तो खूब मुख्य खास था, और इसके अलावा भी और किताबें बनी जिसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। फिर आर्णायक आ जाएंगे और फिर उपनिषद आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, उपनिषद आ जाएंगे। अब देखिए उसके अलावा 3 और किताब बन गया, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णायक और उपनिषद, जिसमें भगवान और आत्मा के बारे में गहरी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फिर कह रहा है आरव जिज्ञासु होकर क्या कर रहा है, दादाजी लोग कहाँ रहते थे उस समय, है ना, उत्तर वैदिक काल में कहाँ रहते थे। दादाजी कह रहे हैं पहले लोग पंजाब के आसपास रहते थे, लेकिन अब वे चले गए।
कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे ना तो मैं सच बता रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे बच्चे निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए पहले तो वो लोग कहाँ पहुँचे थे, कहाँ रहते थे जी? वो लोग पहले पंजाब के आसपास में रहते थे, लेकिन वो फिर क्या किए, उन लोगों को लगा कि इससे भी अच्छा जगह ढूंढते हैं और फिर चलते हैं। तो वो लोग कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र चले गए, दिल्ली, है ना। और गंगा यमुना के बीच मतलब जो मैदान होते हैं गंगा यमुना के बीच में बस कुछ लोग बस गए, है ना, ज़मीन के बीच में बस गए, लेकर आया और गंगा जमुना के बीच की ज़मीन में बसे हुए थे। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दोआब। गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीनवा है ना उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। अब आइए फिर दादाजी कह रहे हैं बेटा अब उस समय का सबसे खास इलाका था मध्य देश। मध्य प्रदेश ना ना ना, मध्य देश। क्या सर? मध्य देश। उस समय का खास इलाका क्या था? करें बेटा उस समय का सबसे खास इलाका था मध्य देश, जो आज के उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का इलाका है मध्य देश, है ना। अब आरव कर रहा है क्या तब भी गंगा जैसी नदियाँ थीं? दादी कहा हाँ बेटा, और भी कई नदियाँ थी जिसका नाम ग्रंथों में आता है ना। सिर्फ गंगा ही नहीं और सारी। अब कौन कौन नदी? सिंधु नदी, जिससे हिंदुस्तान शब्द बना है ना। तो सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। अब आइए फिर क्या है? सरस्वती नदी, जिसे बहुत पवित्र माना जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है। अफगानिस्तान की नदियों के बारे में जिनका नाम भी इन वेदों में लिखा गया है ना, तो अफगानिस्तान की नदियों के बारे में भी लिखा हुआ है। अब आ जाइए हम लोग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम आउट कर देता कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से आप लोगों को बस यहाँ तक एक बार देखिएगा। कह रहा है ना कि बेटा उस समय का सबसे खास जो इलाका था मध्य देश था, जो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का इलाका है मध्य देश, है ना। क्या तब भी आरो करा क्या तब भी गंगा बहती थी? तो कह रहा है हाँ बेटा और भी कई नदियाँ थी जिनका नाम ग्रंथों में आता है। बहुत सारी नदियाँ थी, है ना, जिनके नाम क्या ग्रंथों में आता है। तो सिंधु आता है, तो सिंधु जिससे ही हमारा हिंदुस्तान का नाम बना। सरस्वती नदी जिसे बहुत पवित्र मनाया जाता था उत्तर वैदिक काल में। अफगानिस्तान की नदियों का भी जिक्र है वेदों में, ठीक है। चलिए अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों आर्नायकों की उपनिषदों की रचना हुई? मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए क्या कहेंगे आप? ऋग्वैदिक काल कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। पूर्व ऐतिहासिक काल नहीं कहेंगे। मौर्य काल नहीं कहेंगे। आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों आर्नायक एवं उपनिषदों की रचना हुई। देखिए कह रहा है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 ईसा पूर्व में वैदिक साहित्य का विस्तार हुआ और धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ दार्शनिक विचारों की भी रचना हुई, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए प्यार से, है ना। घबराना नहीं है, नहीं तो गलत कर पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 2 नंबर का आंसर बताइए तो हमको क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे? कहता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रंथ शामिल है? बताइए उत्तर वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो शामिल है? कौन कौन सा ग्रंथ शामिल है बताइए तो आप कहेंगे वो ग्रंथ कोई और नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्नायक और उपनिषद जो ग्रंथ हैं वो क्या है इसमें शामिल है ना। आया समझ में? आगे कि नहीं आप बताइए। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथों में यज्ञों, जंगलों में चिंतन और आत्मा परमात्मा पर चर्चा करने वाले ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें ब्राह्मण, आर्नायक और उपनिषद कहा जाता है। वेरी गुड। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद ग्रंथ किस काल की देन है? बताइए कौन सा काल दिया उपनिषद ग्रंथ को? तो आप कहें क्या? उत्तर वैदिक काल कहेंगे ना। उत्तर वैदिक काल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर। कहता है उपनिषद ग्रंथ वेदांत दर्शन का आधार है और आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। ये उत्तर वैदिक काल की क्या है? रचना है। आगे समझ में? अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? बताइए तो किस प्रकार की? यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, तो ये दोनों सामवेद हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या ही मुख्य प्रकार से जानकारी प्रदान करते हैं। तो क्या चीज़ का जानकारी देते हैं बताइए? तो यज्ञ की जानकारी देते हैं, संगीत का और चिकित्सा का जानकारी देते हैं। तीनों बहन हैं, ठीक है। आइए फिर आते हैं आगे।
कहता है कि सामवेद संगीत से, यजुर्वेद यज्ञ विधियों से और अथर्ववेद चिकित्सा एवं टोने टोटके से संबंधित है। ये सभी उत्तर वैदिक काल की संपूर्ण रचनाएं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ था ना, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। युद्ध नीति सिखाना, कहेंगे नहीं। यज्ञों की विधियों का विवरण देना, कहता है कविता और नाटक रचना, समाज में वन व्यवस्था फैलाना, नहीं। तो अपना बी जो राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब यज्ञों की विधियों का विवरण देना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है यहाँ पे कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक काल में यज्ञों की धार्मिक प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाते हैं। ये यजुर्वेद से जुड़े होते हैं, है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ना, कौन सा, देखिए तो यज्ञों की विधियों का विवरण हो जाएंगे ना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहता है कि उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या थी। 3-4 बार बता चुके हैं क्या थी सर। तो आप कहेंगे 1000 से कितना, 600 ईसा पूर्व था, है कि नहीं, 1000 से। चलिए आ रहा है समझ में। उत्तर वैदिक काल वह समय था जब वैदिक साहित्य का विकास हुआ और समाज अधिक संगठित हुआ। यह काल 1000 से कितना, 600 ईसा पूर्व तक चला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बता दीजिए। कहता है उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र कहाँ स्थानांतरित हुआ। बताइए पहले कहाँ था सर। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि पहले तो था पंजाब, है ना, पंजाब में। और उसके बाद क्या हुआ, पंजाब से कुरुक्षेत्र और गंगा जमुना दोआब में चला गया। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर हो गया ना। देखिए कहता है उत्तर वैदिक काल में आर्य पूर्व की ओर बढ़े और पंजाब से निकलकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना क्षेत्र में बसने लगे। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि पहले कहाँ बसे थे आर्य लोग। पहले तो पूरब की ओर बढ़े, है ना जी, और कहाँ बसे थे, पहले पंजाब में बसे थे। और पंजाब से निकल कर कहाँ गए, दिल्ली गए, उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना क्षेत्र में बसने लगे, है ना। आइए उत्तर वैदिक काल की बात करें, है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा जमुना दोआब का कौन सा भाग उत्तर वैदिक काल में प्रमुख था। बताइए इसका कौन सा भाग, अभी तो बताए थे ना हम, कौन सा भाग मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ देखिए कौन सा भाग कह रहा है ना कि यहाँ देखिए कहता है उत्तर वैदिक काल में आर्य पूरब की ओर बढ़े, है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किस भाग में पूछ रहा है ना, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, कौन से भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे उत्तरी भाग हो जाएंगे। यहाँ पूरब की ओर बढ़े हैं लेकिन उत्तरी भाग में, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर वैदिक काल में आर्य पूरब की ओर बढ़े और पंजाब से निकलकर, है ना, पूरब की ओर बढ़े और पंजाब से निकलकर उत्तर प्रदेश गंगा कुरुक्षेत्र में बसने लगे। यहाँ कहता है गंगा जमुना दोआब का कौन सा भाग जो है ना, कौन सा भाग है वैदिक काल में प्रमुख था। तो ये जो अगर हम कहें कि कौन सा भाग जो था उत्तर वैदिक काल में प्रमुख था, तो उत्तरी भाग अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में गंगा जमुना दोआब का उत्तरी भाग विशेष रूप से कुरुक्षेत्र और राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था, है ना। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में कौन सा जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था, तो क्या वो बिहार था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बता दीजिए, है ना, क्या हो जाएंगे सर। आइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, तो बताइएगा। इसका आंसर हो जाएंगे अपना क्या, दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। कह रहा उत्तर वैदिक काल में कौन सा क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था, तो कुरुक्षेत्र के लिए दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र था। ठीक है, आइए आगे समझ में। ओके, देखिए कह रहा है कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। बताइए कौन सा क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को संस्कृति, यहाँ देखिए संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे मध्य देश। उस समय बताए थे ना दादाजी, मध्य प्रदेश नहीं बताया कि मध्य देश बताए थे ना। चलिए अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में मध्य देश यानी गंगा जमुना दोआब और आसपास का क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना
बना चुका है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है उत्तर वैदिक साहित्य में किन है ना, कहता है किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है, बताइए कौन कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक साहित्य में, किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है। चलिए हाजिरी लगाइए, किन किन का मिलता है सर, क्या कहेंगे आप इसका आंसर, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएंगे सिंधु मिलती हैं, सरस्वती मिलती हैं, अफगानिस्तान मिलता है, अफगानिस्तान की नदियाँ मिलती हैं। ठीक, आगे ना समझ में। उत्तर वैदिक संहिता में किन किन नदियों का उल्लेख मिलता है, तो अगर नदी के उल्लेख की बात करें तो सिंधु, सरस्वती, अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। अब आइए 6 नंबर। अब देखिए कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों में नदियों को देवी रूप में पूजा माना गया और उत्तर वैदिक ग्रंथों में सिंधु, सरस्वती, अफगान क्षेत्र की नदियाँ का कर रहा है, नदियों का वर्णन मिलता है जो उस समय के भौगोलिक ज्ञान को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? कहता है सरस्वती नदी का उल्लेख मुख्यतः किस काल के ग्रंथों में मिलता है, किस काल के ग्रंथों में मिलता है सर, बताइए। तो आप नहीं कह देंगे उत्तर वैदिक काल में, कहेंगे कि नहीं, बताइए, कह देंगे ना उत्तर वैदिक काल में। अब 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा। देखिए कहता है सरस्वती नदी को वैदिक साहित्य में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसका वर्णन उत्तर प्रदेश ग्रंथों में भी मिलता है, हालांकि बाद में इसका अस्तित्व लुप्त हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चलिए फटाक से, है ना। मध्य देश किससे से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि आपने बताया था उत्तरी भारत का, क्या बताए थे, उत्तरी भारत गंगा यमुना क्षेत्र बताए थे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से दिया है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 क्या ईसा पूर्व। देखिए कह रहा है ना, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णयकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक चला, है ना, ये तो हम लोग देख चुके हैं। फिर कह रहा है कि इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कहाँ बना, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में गया था बसने, है ना। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र था मध्य देश, है ना, इसको दिखाए थे हम आपको। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती एवं अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमाई एवं वंशानुगत हो गई। ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने एक पॉइंट को क्लियर किया है एक स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, और दूसरी पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे दूसरी स्टोरी में, तब जाके समझ में अच्छे से आएगा। तो बताइए, ये एक स्टोरी मैंने सुनाया फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनाया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद भी मैंने यहाँ आके आप लोगों को दिखा दिया कि देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को कभी क्या हो जाएगा, कभी डाउट हो कोई किसी शब्द पे, तो फिर क्या होगा, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।